हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में मापन और मूल्यांकन चैप्टर के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो है 1000 MCQs की सीरीज चला रहे हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न हमारा, किसने कहा है कि ये स्थितियां मानसिक मूल्यांकन हैं जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं? तो ये कहा है राल्फ टायलर ने, ठीक है, और ये अमेरिका के निवासी थे, ठीक है। आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ता हूँ। किसने कहा है कि ये स्थितियां मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं? ये किसने कहा है? राल्फ टायलर ने। अगला प्रश्न है, लेव-वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण को, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के कारण को, वस्तु परक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न को, सहयोगी प्रोजेक्ट को। तो लेव-वाइगोस्की के अनुसार समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाला जो शिक्षक होगा वो बच्चों के आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को वरीयता देगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका जो है इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, गणित में अधिगम नियोगिता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। तो गणित में अधिगम नियोगिता का आकलन लगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन होते हैं? तो देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, फिर दूसरा होता है अधिगम अनुभव, फिर होता है मूल्यांकन के उपकरण। तो आपका ऑप्शन जो है पहला सही होगा, उद्देश्य, अधिगम अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। और ये जितने प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो DSSB का एग्ज़ाम हो, और यूपी टेट के एग्ज़ाम में, और भी जितने राज्यों के टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे, समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। तो आपका ऑप्शन जो है पहला सही होगा, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं और उनका आकलन करने के लिए हम उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। अगला है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो विश्लेषणात्मक होगा इसका ऑप्शन। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से विश्लेषणात्मक प्रश्नों के साथ संबंध रखता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, सीखना, सीखने, यहाँ पे रिक्त स्थान है, सीखना आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। आपका ऑप्शन जो इसमें सी सही होगा, ठीक है। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूरी होना चाहिए। विद्यार्थियों का समावेशन जो है जरूरी होना चाहिए। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। यदि उन्हीं छात्रों को वही परिणाम लगातार प्राप्त होता है तो यह एक आकलन है, कैसा? वैध, अवैध, विश्वसनीय या अविश्वसनीय। तो आपका ऑप्शन जो है
सी सही होगा, विश्वसनीय। यदि उन्हीं छात्रों को वही परिणाम लगातार प्राप्त हो रहा है तो यह आकलन जो है कैसा होगा, विश्वसनीय होगा। ठीक है। अगला है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैली। तो सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। किसका ध्यान रखता है? विद्यार्थियों की क्षमताओं, विद्यार्थियों की त्रुटियों, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों, सिवाय किसके? विद्यार्थियों की आवश्यकताएं जो है इनका ध्यान नहीं रखता है सीखने के लिए आकलन। बाकी सबका जो है ध्यान रखता है। आपका जो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता है। थांडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो सीखने की तत्परता जो है शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करता है। आपका जो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। आपका पहला ऑप्शन जो इसमें सही होगा। अगला है के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है, यानी कौन सी जो है वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता नहीं है। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता, यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास तथा सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है। तो घटना वृत्तांत रिकॉर्ड जो है यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन होता है, यह घटनाओं का सही वर्णन करता है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास तथा सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है, सिवाय किसके? यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। बी ऑप्शन जो आपका सही नहीं होगा। बाकी जो है मतलब बी ऑप्शन जो है प्रश्न के अनुसार सही होगा, यानी ये विशेषता जो है घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की नहीं है। बाकी तीनों जो हैं वो घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है अधिगमकर्ता का स्वयं नियमन क्या होता है? अधिगमकर्ता का स्वनियमन होता है अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता, यानी हमने क्या सीखा है वही होता है अधिगमकर्ता का स्वनियमन, यानी हमने क्या सीखा है उसको पता करना। ठीक है, वही होता है अधिगमकर्ता का स्वनियमन। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है नामित मापनी, अंतराल मापनी, क्रमसूचक मापनी या समानुपाती मापनी। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की मापन की सर्वोत्तम मापनी है अंतराल मापनी। ठीक है, आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है मूल्यांकन, आकलन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा दोनों। मूल्यांकन और आकलन जो है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके बीच के वातावरण में बदलाव लाती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। विभेदीकारी परीक्षण अंतर करता है कमजोर विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। अधिगम का शिक्षा में योगदान होता है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होगा आपका। अधिगम जो है लर्निंग जो है वो व्यवहार में परिवर्तन करता है, नवीन अनुभवों को दिलाता है, समायोजन करने की प्रोसेस जो है अधिगम के माध्यम से आती है। तो आपका जो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अगला है सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो इसमें सी सही होगा। जो व्यापक है वो संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक होगा। ठीक है, उसका व्यापक शब्द का अर्थ होता है संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक। एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के संदर्भ
संदर्भ में गुस्से में रहता है, वह स्कूल मानकों को मानने के लिए भी तैयार नहीं है, इस छात्र को किस प्रकार की सहायता है। तो ऐसे बच्चों को भावनात्मक संकल्पना इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला है, पढ़ाकर जब एक अध्यापक कहता है कि मानो तुम एक तालाब में मछली हो, तुम अपने चारों ओर क्या देखते हो। यह उदाहरण है अवबोध प्रश्न का, बंद अंत प्रश्न का, बहुविकल्पी प्रश्न का या खुली अंत प्रश्न का। तो यह है खुली अंत प्रश्न का, यानी तो अपने यार चारों, तुम तालाब में पड़े हुए मछली है और तुम अपने चारों ओर क्या देखते हो, तो बहुत सी चीज़ों को देखोगे। तो खुली अंत प्रश्न वाला, यानी बहुत सारे इसके प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन दर्शाता है सह शैक्षणिक गतिविधि को, शैक्षिक विषय को, या दोनों शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों को। तो आपका ऑप्शन जो है सही होगा, दोनों शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों को। अगला है, पठन अवबोध की परीक्षा के लिए बेहतर प्रश्न होंगे जो प्राथमिक रूप से संरचना और पाठ में प्रयुक्त शब्दों पर केंद्रित हो। वह पाठ जो ज्ञान को अच्छी तरीके से जान सके, जो बिना त्रुटि के सही उत्तर देने को बढ़ावा दे, जो अवबोध के साथ साथ व्याख्या और स्पष्टीकरण पर भी बल दे। तो पठन अवबोध की परीक्षा के लिए बेहतर प्रश्न होंगे, आपका ऑप्शन जो सही होगा, जो अवबोध के साथ साथ व्याख्या और स्पष्टीकरण पर भी बल दे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को ठोस तरल गैस के उदाहरण देने के लिए कहता है। यह उदाहरण संबंधित है ज्ञान उद्देश्य, समझ उद्देश्य, प्रयोग उद्देश्य या कौशल उद्देश्य। तो ये संबंधित है समझ उद्देश्य से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। देखिए, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न कार्य करना और उन परिस्थितियों में सबसे अच्छा कार्य कौन सा किया है उसका पता लगाना। तो वही होता है योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य, एक समय एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है इसका पता लगाना। तो आपका जो है इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योग्यता बनाना। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला है, CCE औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का मूल्य होता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य क्रमशः 40% और 60% होता है। यानी औपचारिक जो होता है वो 40% और योगात्मक जो होता है वो होता है 60%। औपचारिक 40 और योगात्मक 60। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है अवलोकन, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा, प्रश्नावली। तो ये होगा आपका दक्षता का आकलन यानी अवलोकन। पहला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। व्यापक मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य होता है विद्यार्थियों की समृद्धि व शैक्षणिक व सह शैक्षणिक का मूल्यांकन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्ट के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आकलन। ठीक है, यानी वे सभी क्रियाकलाप जिनके माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी खुद को आकलित करते हैं। ठीक है, तो मतलब खुद को आकलित करना मतलब खुद का पता लगाना, तो यही होता है आकलन। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता है संचित अभिलेख, अभिभावक शिक्षक बैठक, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, दत्त कार्य। तो संचित अभिलेख जो है ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता, बाकी जो है सभी भाग हैं। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। संचित अभिलेख जो है पोर्टफोलियो का भाग है, पोर्टफोलियो का भाग है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए कौन सा सही नहीं है। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है।
इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से जो है शिक्षकों पर बोझ नहीं बढ़ता है। ठीक है, इससे जो है बच्चों का आकलन कर पाता है, बोझ काहे का बढ़ेगा। तो आपका जो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, यह खुले तौर पर अवलोकित किया जाता है कि मापन की तुलना में शामिल होता है सरकार, शामिल होता है वातावरण, शामिल होता है अधिगम या मूल्यांकन, तो मूल्यांकन शामिल होता है। यह खुले तौर पर अवलोकित किया जाता है कि मापन की तुलना में मूल्यांकन जो है शामिल होता है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अपने मूल्य की निष्पक्ष प्रशंसा की आवृत्ति एक मानसिक के विचार से पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही होगा। अपने मूल्य की निष्पक्ष प्रशंसा की आवृत्ति एक मानसिक प्रतिपल के विचार से पाई जाती है। ठीक है, अंतिम प्रश्न हमारा करना जो है आपका, ये करना व्यवहार की किस संकल्पना के अंतर्गत आएगा? सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने का व्यवहारात्मक क्षेत्र, सीखने का प्रभावात्मक क्षेत्र, सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो करना जो है यानी डूइंग जो है ये व्यवहारात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आपका ऑप्शन जो इसमें बी सही होगा। तो हमारा जो वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।